और हमारा आज का मुख्य मिशन यही समझना है कि आखिर बिहार की उस मिट्टी में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या था जिसने समंदर पार की शक्तियों को इस कदर अपनी ओर खींचा, और कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे के पूरे राजनीतिक ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया। तो अब शुरुआत यहीं से करते हैं। विदेशी व्यापारी इतनी दूर, इतने खतरनाक समुद्री रास्तों को पार करके आखिर बिहार में क्या ढूंढ रहे थे? देखिए, ये ऐतिहासिक सफर कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से खंगालते हैं तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही सामने आता है कि वे यहाँ आए क्यों। मतलब, वे सिर्फ मसाले या सूती कपड़े के लिए तो इतना बड़ा आर्थिक और जानलेवा जोखिम नहीं ले रहे थे। इसका असली जवाब है शोरा। शोरा, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट पीटर भी कहते हैं ना? बिल्कुल, सॉल्ट पीटर। ये वो रसायन था जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया था। तो इस शोरा शब्द के पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। मतलब, दस्तावेजों के अनुसार इस रसायन ने यूरोप की सेनाओं को कैसे इतना प्रभावित किया कि वे इसके लिए मीलों का सफर तय करने को तैयार हो गए? मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो शोरा दरअसल पोटेशियम नाइट्रेट होता है। 17वीं और 18वीं सदी में इसका सबसे अहम उपयोग बारूद यानी गन पाउडर और विस्फोटक बनाने में होता था। अच्छा, बारूद के लिए? जी, ये वो दौर था जब दुनिया भर में साम्राज्य विस्तार की एक आक्रामक होड़ मची हुई थी। मतलब, युद्ध के मैदानों में अब तलवारों और भालों का जमाना जा रहा था और उनकी जगह तोपों और बंदूकों ने ले ली थी। तोपों का युग शुरू हो गया था। बिल्कुल। उस युग का भू राजनीतिक गणित बहुत ही सीधा था। जिस भी शक्ति के पास शोरे की निर्बाध आपूर्ति थी, वही विश्व की सैन्य शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। बिना बारूद के कोई भी साम्राज्य खड़ा नहीं रह सकता था, और बिहार का शोरा अपनी शुद्धता और प्रचुरता के लिए पूरी दुनिया में सर्वोच्च माना जाता था। मतलब, बिहार का शोरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का था? हाँ, सबसे बेहतरीन। और इसके पीछे वहां के स्थानीय लोग थे। स्थानीय नोनिया समुदाय के लोग मिट्टी से इस शोरे को निकालने और उसे साफ करने की जटिल प्रक्रिया में इतने ज्यादा माहिर थे कि यूरोपीय बाजार पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर हो गए। अरे वाह! इन तथ्यों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक तुलना आ रही है। इसे इस तरह से समझिए कि 17वीं सदी में बिहार का शोरा आज के दौर के यूरेनियम या पेट्रोलियम जैसा था। बहुत ही उम्दा तुलना है ये, है ना? जैसे आज ऊर्जा और परमाणु शक्ति के लिए यूरेनियम अहम है, या पूरी दुनिया की इकोनॉमी पेट्रोल पर चलती है, वैसे ही उस समय वैश्विक शक्ति के लिए शोरा जरूरी था। जिसके पास ये था, समझ लीजिए दुनिया उसी की मुट्ठी में थी। एकदम सही। यही वो वैश्विक लालच था जो यूरोपीय शक्तियों को गंगा के मैदानों तक खींच लाया था। लेकिन यहाँ ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक तथ्य दर्ज है, जो अक्सर परीक्षाओं में भी एक ट्रैप पॉइंट के रूप में पूछा जाता है और आम धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है। वो क्या? जब ये सवाल उठता है कि बिहार की धरती पर व्यापारिक इरादे से कदम रखने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे, तो ज्यादातर लोग ब्रिटिश या डच का नाम लेते हैं। हाँ, बचपन से इतिहास में हमने यही पढ़ा है कि अंग्रेज आए थे। यही तो धोखा है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली? ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि आगे चलकर इतिहास के पन्नों में अंग्रेजों और डचों का ही दबदबा दिखाई देता है। पुर्तगालियों ने इतने अंदरूनी इलाके में अपना व्यापारिक नेटवर्क कैसे स्थापित किया? मतलब, उनका सिस्टम काम कैसे करता था? पुर्तगालियों ने एक बहुत ही रणनीतिक और स्मार्ट मॉडल अपनाया था। उन्होंने बंगाल के हुगली में अपना मुख्य व्यापारिक और नौसैनिक केंद्र स्थापित किया। वहां से वे अपनी छोटी नाव के जरिए गंगा नदी के जल मार्ग का उपयोग करते हुए सीधे पटना तक आते जाते थे। अच्छा, नदी के रास्ते से? हाँ, क्योंकि देखिए, उस समय सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं थे और भारी माल की ढुलाई के लिए नदियां ही सबसे बेहतरीन हाईवे का काम करती थीं। वे यहाँ से मसाले, चीनी और सूती वस्त्रों के साथ साथ मुख्य रूप से शोरे की भारी खेप ले जाते थे। तो एक तरह से वो पायनियर्स थे। बिल्कुल। उन्होंने ही बाकी यूरोपीय शक्तियों को ये रास्ता दिखाया कि बंगाल की खाड़ी से गंगा के रास्ते अंदरूनी भारत के संसाधनों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। समझ गया। तो एक बार जब पुर्तगालियों ने ये मुनाफे का रास्ता दुनिया के सामने खोल दिया, तो स्वाभाविक है कि एक भयंकर कॉर्पोरेट रेस शुरू हो गई होगी। बाकी शक्तियों ने इस आर्थिक केंद्र पर कब्जा कैसे जमाया? एक भयंकर होड़ मच गई थी। पुर्तगालियों के बाद सबसे प्रमुखता से डच कंपनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दस्तावेजों में दर्ज है कि 1632 ईस्वी में
डचों ने पटना में अपनी पहली बड़ी फैक्ट्री स्थापित की। 1632 में? जी, और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। आज जहां पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत खड़ी है, जिसे नॉर्दर्न बिल्डिंग कहते हैं, वहीं डचों ने अपना बेस बनाया था। ये सूती वस्त्र, चीनी और सबसे महत्वपूर्ण शोरा के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। मैंने पढ़ा है कि दस्तावेजों में एक और दिलचस्प समूह का जिक्र है, डेन व्यापारी, यानी डेनमार्क के लोग। हाँ, द डेन्स। ये इस वैश्विक व्यापारिक युद्ध के, आप कह सकते हैं, शांत प्रतिस्पर्धी थे। उनका तरीका डचों या पुर्तगालियों जितना आक्रामक नहीं था, लेकिन मुनाफा कमाने वो भी यहाँ आधम के थे। उन्होंने पटना सिटी इलाके में अपनी जगह बनाई, जिसे आज भी नेपाली कोठी के नाम से जाना जाता है। तो स्थिति यह है कि पुर्तगालियों ने रास्ता खोजा, डच 1632 में आ गए और डेन भी अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अंग्रेज कहाँ थे? यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। मतलब जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया, क्या उनकी शुरुआत इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ इतिहास की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अंग्रेजों की शुरुआत बेहद फूहड़ और असफल रही थी। डचों से भी पहले 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की थी। 1620 में? मतलब डचों से 12 साल पहले? हाँ, और मजे की बात यह है कि तत्कालीन मुगल सूबेदार मुबारक खान ने उनकी मदद भी की थी और उन्हें ये जगह दे दी थी। ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल है। अगर उन्हें स्थानीय प्रशासन का खुला समर्थन मिला हुआ था, तो एक इतनी बड़ी कॉर्पोरेट शक्ति पूरी तरह विफल कैसे हो गई? ये फैक्ट्री 1621 में ही बंद क्यों करनी पड़ी? इसके दो मुख्य कारण थे, उनका कुप्रबंधन और स्थानीय बाजार को न समझ पाना। देखिए, उस समय का व्यापार दादनी प्रथा पर चलता था। दादनी प्रथा? ये क्या होता है? दादनी सिस्टम का मतलब है एडवांस पेमेंट सिस्टम। इसमें कारीगरों और शोरा उत्पादकों को पहले से एडवांस रकम दी जाती थी। अंग्रेजों के पास नकदी की बहुत कमी थी और वे स्थानीय बिचौलियों के नेटवर्क को भेद नहीं पाए। ओह, समझ गया। मतलब उनके पास लोकल सप्लाई चेन का कोई अनुभव नहीं था। बिल्कुल। और इसके अलावा मानसून के दौरान गंगा नदी में माल ढोने की लॉजिस्टिक चुनौतियों का भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। बाढ़ आ जाती थी, नावें डूब जाती थीं, पूरी आपूर्ति श्रृंखला टूट गई और उन्हें भारी घाटा सहकर अपनी फैक्ट्री तुरंत बंद करनी पड़ी। ये तथ्य तो कई ऐतिहासिक भ्रमों को तोड़ता है। हम अक्सर मानते हैं कि अंग्रेजों ने जो भी छुआ वो सोना बन गया, लेकिन उनकी पहली कोशिश पूरी तरह नाकाम थी। तो फिर इस नाकामी के बाद वे वापस कैसे आए? इस वापसी के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प खुफिया मिशन की कहानी है। 1632 ईस्वी में एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार आया। पीटर मुंडी? हाँ, वो असल में ब्रिटिश कंपनी के लिए एक जासूस की तरह काम कर रहा था, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार कर रहा था। मुंडी ने अपनी आंखों से देखा कि डच कंपनी किस तरह स्थानीय नेटवर्क को साध कर बेतहाशा मुनाफा कमा रही है। तो ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई प्रतिद्वंदी कंपनी आपके ही इलाके से करोड़ों छाप रही है और आप अपनी पिछली विफलता के डर से बाहर बैठे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। पीटर मुंडी की इसी विस्तृत जासूसी रिपोर्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्डरूम में तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वे अपनी पिछली गलतियों से सीखें और बिहार में व्यापार को वापस सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो अगर हम एक क्विक रिकैप करें, पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए पर फेल हो गए, फिर डच आए और हिट हो गए, और फिर मुंडी की रिपोर्ट ने अंग्रेजों को वापस जगाया। बिल्कुल, यही क्रम था। और दस्तावेजों से पता चलता है कि यहां से अंग्रेजों के एक परमानेंट बेस यानी स्थायी ठिकाने की शुरुआत होती है। 1664 ईस्वी का साल इस संदर्भ में बहुत अहम माना जाता है ना? हाँ, 1664 में जॉब चारनॉक को पटना फैक्ट्री का प्रधान या चीफ बनाया गया और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। जॉब चारनॉक ये वही शख्स है ना जिसे कलकत्ता शहर की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ, वही जॉब चारनॉक। इसका सीधा मतलब है कि कलकत्ता का निर्माण करने वाले इस प्रशासक ने कॉर्पोरेट प्रबंधन के सारे गुर पटना की इसी फैक्ट्री में सीखे थे। आज पटना के गुलजार बाग में जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं अंग्रेजों ने अपनी ये सफल फैक्ट्री स्थापित की थी। तो मतलब अब व्यापार सुचारू रूप से चलने लगा था? बहुत अच्छे से। जॉब चारनॉक 1680-81 तक इस शक्तिशाली पद पर बना रहा और उसने पूरी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन देखिए, वे अभी भी सिर्फ एक विदेशी कंपनी थे जो मुगलों को बाकायदा टैक्स देते थे। यहां से दस्तावेजों में एक ऐसी शाही गलती का जिक्र मिलता है
जिसने इस कंपनी को व्यापारी से भारत का शासक बनने की राह पर डाल दिया। मेरा मतलब है 1717 का मुगल फरमान। इस मोड़ को समझना आधुनिक इतिहास को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक विशेष फरमान जारी किया। फर्रुखसियर ने? हाँ, और जाने माने इतिहासकार ओर ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र कहा है। हाँ, अगर इस फरमान के अर्थशास्त्र का हम आज की भाषा में विश्लेषण करें तो ये एक ऐसा अनलिमिटेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड मिल जाने जैसा था जिसका बिल कंपनी को नहीं बल्कि खुद मुगलों और भारत की आम जनता को चुकाना था। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मैं समझाती हूँ कि इस फरमान ने काम कैसे किया। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार में कर मुक्त व्यापार यानी टैक्स फ्री ट्रेड करने की छूट दे दी। बिना टैक्स दिए व्यापार? हाँ, उन्हें दस्तक यानी फ्री पास जारी करने का अधिकार मिल गया। और इससे भी बड़ी बात, उन्हें भारत के अंदर अपने खुद के सिक्के चलाने की अनुमति मिल गई। मतलब एक संप्रभु राज्य में किसी विदेशी कंपनी को बिना टैक्स व्यापार करने देना और अपने सिक्के चलाने देना, ये तो अपनी ही अर्थव्यवस्था की मौत के परवाने पर हस्ताक्षर करने जैसा था। बिल्कुल। और इस फरमान का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये हुआ कि कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इन टैक्स फ्री पास का इस्तेमाल करने लगे। इससे स्थानीय भारतीय व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्हें तो टैक्स देना पड़ता था। तो ये ऐतिहासिक भूल औरंगजेब या शाह आलम ने नहीं बल्कि फर्रुखसियर ने की थी। ये परीक्षा के नजरिए से भी एक बड़ा ट्रैप पॉइंट है। जी बिल्कुल। अब यहाँ से ये पूरी भू राजनीतिक बिसात एक नया आकार लेती है। मुगलों का पतन शुरू हो चुका था, केंद्र कमजोर हो रहा था और सत्ता का ये खालीपन बंगाल के नवाबों ने भर दिया। मुगलों के कमजोर होने के बाद बिहार पर सीधे तौर पर दिल्ली का नहीं बल्कि बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया। 1752 में अलीवर्दी खान ने अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना वारिस चुना। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया? हाँ, 1756 में। और यहीं से उस घटना का जन्म होता है जिसे इतिहास में 1757 का प्लासी का युद्ध कहा जाता है। आमतौर पर इसे एक महान सैन्य टकराव माना जाता है, लेकिन हमारे स्रोत इसकी जो व्याख्या करते हैं वो काफी अलग है। दस्तावेजों के सूक्ष्म अध्ययन से ये साफ हो जाता है कि प्लासी कोई असली युद्ध था ही नहीं। युद्ध नहीं था तो क्या था? वो एक सैन्य धोखा था, एक पपेट शो या कठपुतलियों का खेल था। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर खरीद लिया। बिना किसी बड़े खून खराबे के सिराजुद्दौला हार गया। मतलब अंदर से ही खोखला कर दिया? बिल्कुल। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके बेटे मीरन को बिहार का उपनवाब। लेकिन इन कठपुतलियों के पास कोई असली सत्ता तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। मीरन सिर्फ नाम का शासक था, एक मोहरा भर था। बिहार के प्रशासन की वास्तविक सत्ता नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के इशारों पर काम करते थे। ये एक बहुत ही शातिर कॉर्पोरेट रणनीति थी। मतलब अंग्रेज अब सीधे राज करने का जोखिम नहीं ले रहे थे। प्रशासन की सिरदर्दी स्थानीय लोगों की और मुनाफा सीधा कंपनी का। सही कहा। इस रणनीति की सबसे बड़ी विडंबना या कहें दी अल्टीमेट आयरनी 1760 की एक घटना में देखने को मिलती है ना। 1760 की वो घटना, वो भारतीय इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और प्रतीकात्मक पलों में से एक है। हुआ ये कि मुगल शहजादा अली गौहर, जो बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना गया, उसने अपनी खोई हुई सत्ता पाने के लिए पटना पर घेरा डाल दिया। मतलब सोचिए, ये विचार ही कितना हैरान करने वाला है कि एक मुगल शहजादा अपने ही साम्राज्य के एक शहर पर कब्जा करने के लिए घेराबंदी कर रहा है। और उससे भी ज्यादा विडंबना ये है कि उसे वहां से खदेड़ता कौन है? कौन? एक ब्रिटिश अधिकारी, कैप्टन नॉक्स। नॉक्स ने अपनी सेना के साथ इस घेराबंदी को तोड़ दिया। लेकिन असली राजनीतिक नाटक तो इसके बाद शुरू होता है। क्या हुआ फिर? जब शाह आलम द्वितीय हार मान लेता है तो बाद में उसी मुगल शहजादे का राज्याभिषेक पटना की उसी अंग्रेजी फैक्ट्री में किया जाता है, वो भी अंग्रेजों के संरक्षण और उनकी ही शर्तों पर। हे भगवान, ये घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे ब्रिटिश सत्ता सीधे युद्ध लड़ने के बजाय कठपुतलियों के इस खेल से पूरे ढांचे को खोखला कर चुकी थी। मुगल सम्राट, जिसके पूर्वजों का पूरे महाद्वीप पर खौफ था, अब सिर्फ एक रबर स्टैंप रह गया था, जिसे एक व्यापारी कंपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर ताज पहना रही थी। ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन हर कठपुतली हमेशा इशारों पर नहीं नाचती। अच्छा? हाँ, मीर जाफर की अक्षमता से परेशान होकर जब अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया तो पासा पलट गया।
मीर कासिम एक बहुत योग्य प्रशासक था और उसने अंग्रेजों की इस आर्थिक लूट के तंत्र को बहुत जल्दी समझ लिया। और यहीं से शुरू होती है बक्सर के महायुद्ध की पृष्ठभूमि, मीर कासिम का वो रणनीतिक कदम जिसने अंग्रेजों को चौंका दिया। बिल्कुल, मीर कासिम ने एक बहुत ही साहसिक मास्टर स्ट्रोक चला। कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों के बढ़ते दखल, उनकी धमकियों और दस्तक के लगातार दुरुपयोग से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी को बंगाल के मुर्शिदाबाद से हटाकर सीधे बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ राजधानी बदलना तो नहीं था, है ना? ये तो एक सैन्य तैयारी थी। एकदम सही। मुंगेर जाकर उसने एक आधुनिक आर्म्स फैक्ट्री यानी हथियारों और तोपों की फैक्ट्री लगाई। वो समझ चुका था कि इस कॉरपोरेट मशीन को बातचीत से नहीं, केवल सैन्य ताकत से ही रोका जा सकता है। और इसी सीधी चुनौती का परिणाम था 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का महायुद्ध। जी, और याद रखिए, यह युद्ध प्लासी की तरह कोई धोखा या रिश्वत का खेल नहीं था। ये एक असली आमने सामने का भयंकर सैन्य टकराव था। कौन कौन थे इस युद्ध में? एक तरफ था एक विशाल त्रिगुट, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। मतलब भारत की 3 सबसे बड़ी पारंपरिक शक्तियां एक साथ मैदान में। हाँ, और दूसरी तरफ थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली एक छोटी लेकिन बेहद अनुशासित ब्रिटिश सेना। और फिर भी नतीजा पूरी तरह एक तरफा रहा। बिल्कुल, हेक्टर मुनरो के तोपखाने और आधुनिक सैन्य अनुशासन ने इस विशाल त्रिगुट को पूरी तरह कुचल दिया। बक्सर का युद्ध वो निर्णायक पल था जिसने कंपनी को एक व्यापारी से बदलकर भारत का निर्विवाद बॉस बना दिया। मतलब प्लासी ने सिर्फ बंगाल के खजाने की चाबी दी थी, लेकिन बक्सर ने पूरे उत्तर भारत और मुगलों के सैन्य गौरव को अंग्रेजों के पैरों में लाकर डाल दिया। एकदम सही। और युद्ध जीतने के बाद जो हुआ, उसे दस्तावेजों के आधार पर एक तरह की कानूनी लूट कहा जा सकता है। 1765 की इलाहाबाद संधि। इस संधि ने सत्ता हस्तांतरण का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो विनाशकारी था। हार के बाद शाह आलम द्वितीय को मजबूर होकर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का स्थायी अधिकार देना पड़ा। दीवानी मतलब लगान और टैक्स वसूली का अधिकार। हाँ, और बदले में उस मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रख लिया गया। सोचिए, पूरे उपमहाद्वीप का सम्राट अब एक विदेशी कंपनी का पेंशनर था। कितनी बड़ी विडंबना है। और इसी संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने वो सिस्टम लागू किया जिसने बंगाल और बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी, जिसे इतिहास में द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। ये द्वैध शासन का सिस्टम कैसे काम करता था, इसका गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम कुछ ऐसा था कि व्यापार और टैक्स यानी दीवानी का सारा पैसा सीधे अंग्रेजों की जेब में जा रहा था। जी। लेकिन अगर प्रशासन में कोई समस्या आती है, जिसे निजामत कहा गया, कानून व्यवस्था बिगड़ती है या अकाल पड़ता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय नवाबों की होगी। मतलब मुनाफा 100% अंग्रेजों का, लेकिन जिम्मेदारी 0%। इस प्रणाली की क्रूरता इसी बात में थी। अंग्रेजों ने प्रशासन का भार मिर्जा मोहम्मद कजीम खां और उपसूबेदार धीरज नारायण जैसे लोगों के हाथों में सौंप दिया। बाद में बिहार के निजामत का पूरा काम राजा शिताब राय के अधीन कर दिया गया। पर ये लोग तो बस मुखौटे थे। बिल्कुल, ये सब सिर्फ छद्म चेहरे या प्रॉक्सी थे। इनके पास न तो अपनी सेना थी और न ही खजाना, फिर भी जनता की नजरों में शासक यही थे। यानी अंग्रेज पीछे छिपकर पूरी अर्थव्यवस्था का खून चूस रहे थे, और जब जनता त्राई करती तो गालियां इन बेबस स्थानीय नवाबों को पड़ती थी। इस लूट की हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1770 ईस्वी में पटना में एक विशेष लगान परिषद या रेवेन्यू काउंसिल तक का गठन कर दिया गया। इसका क्या काम था? इसका एकमात्र काम था ये सुनिश्चित करना कि चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाप रे, इतिहास गवाह है कि जब बिना निवेश के सिर्फ अंधाधुंध दोहन किया जाता है तो पूरी व्यवस्था ढह जाती है। इस अंधी लूट और जवाबदेही के अभाव का कोई ना कोई भयानक परिणाम तो होना ही था। और उस भयानक परिणाम की कीमत अंततः चुकाई बिहार की आम जनता ने। द्वैध शासन की इस निर्मम लूट और प्रकृति की मार का नतीजा ये हुआ कि 1770 ईस्वी में बिहार में एक अकल्पनीय और भीषण अकाल पड़ा। 1770 का अकाल। खेती पूरी तरह तबाह हो गई थी। किसानों के पास अगले साल बोने के लिए बीज तक नहीं बचे थे। लेकिन अंग्रेजों की टैक्स वसूली बदस्तूर जारी रहे। इस क्रूरता का परिणाम ये हुआ कि पटना, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों की सड़कें लाशों के ढेर से पट गईं।
इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज अकाल का विवरण पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी अकाल की विभीषिका के बाद पटना की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक का जन्म होता है, गोलघर। जी, 1783 ईस्वी में अकाल की एक और चेतावनी के बाद ब्रिटिश अधिकारी जॉन शोर की सिफारिश पर पटना में एक विशाल इमारत गोलघर का निर्माण करवाया गया। ये 1786 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन इस भव्य संरचना के पीछे एक बहुत बड़ा और कड़वा सच छुपा हुआ है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि शायद इतने बड़े अकाल के बाद कंपनी प्रशासन को कुछ दया आ गई होगी। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। तो क्या ये सच है कि ये विशाल अन्न भंडार उस भूखी मरती आम जनता को राहत देने के लिए नहीं बनाया गया था? ये इन दस्तावेजों का सबसे दर्दनाक सच है। गोलघर का निर्माण आम जनता को अकाल से बचाने के लिए नहीं हुआ था। ये विशाल गुंबददार इमारत केवल और केवल ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। मतलब सिर्फ अपने लिए? हाँ, इसका उद्देश्य यह था कि अगर भविष्य में अकाल पड़े और बाहर जनता भूखों मर रही हो, तब भी कंपनी की सेना और उनके कर्मचारियों के लिए अनाज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह ब्रिटिश लालच, स्वार्थ और संवेदनहीनता का एक जीता जागता स्मारक है। ओहो, आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये साफ दिखता है कि कैसे पुर्तगालियों और डच व्यापारी गंगा के रास्ते आए, कैसे 1620 में स्थानीय नेटवर्क को न समझ पाने के कारण ब्रिटिश असफल हुए और फिर पीटर मुंडी की जासूसी रिपोर्ट के सहारे वापस लौटे। जी, और फरूख सियर का वो आत्मघाती फरमान। बिल्कुल, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों को सौंप दी। फिर प्लासी का वो दिखावटी युद्ध और शाह आलम द्वितीय की बेबसी। फिर बक्सर का वो असली सैन्य टकराव जिसने कंपनी को अपराजय बना दिया। और अंत में द्वैध शासन का वो क्रूरतम चेहरा जिसने एक समृद्ध धरती को अकाल और लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। ये पूरा सफर इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि कैसे शोरा की वैश्विक मांग के कारण आई एक व्यापारिक कंपनी ने सिर्फ व्यापार तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने स्थानीय सत्ता की शून्यता और आपसी कलह का फायदा उठाया, शासकों को कठपुतली बनाया और एक पूरे उपमहाद्वीप के संसाधनों को अपनी तिजोरी भरने का साधन बना लिया। तो चलिए 1857 के उस बड़े विस्फोट से थोड़ा पीछे चलते हैं। 1821 से 1856 का वो दौर जब जमीन के अंदर का लावा बस सुलगना शुरू ही हुआ था। जी, और यहीं से शुरुआत होती है वहाबी आंदोलन की। हमारे नोट्स बताते हैं कि 1821 में सैयद अहमद बरेलवी पटना आए थे। देखिए, इस आंदोलन को अक्सर इतिहास की किताबों में एक साधारण धार्मिक सुधार की तरह पेश किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत सतही नजरिया है। मतलब इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। बिल्कुल, अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें तो ये भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सबसे बड़ा संगठित और गुप्त राजनीतिक आंदोलन था। अच्छा। हाँ, पटना का सादिकपुर मोहल्ला इसका एक तरह से अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर बन गया था। विलायत अली और इनायत अली जैसे नेताओं ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया था? मैं यही सोच रही थी कि बिना इंटरनेट या फोन के उस जमाने में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत फैलाना ये कोई आसान काम तो रहा नहीं होगा। ये बहुत ही जटिल था, लेकिन उनका तरीका बेहद अचूक था। उन्होंने गुप्त संदेशवाहकों यानी कुरियर्स की एक पूरी फौज तैयार कर ली थी। अरे वाह! धार्मिक उपदेशों के नाम पर जो पर्चे बांटे जाते थे ना, उनके अंदर दरअसल ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के गुप्त निर्देश छिपे होते थे। मतलब एक तरह से कोड वर्ड्स में बात होती थी। एकदम, वे बाकायदा एक समानांतर सरकार या जिसे पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं वो चला रहे थे। वो चंदा इकट्ठा करती थी और उस पैसे से उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बैठे लड़ाकों को हथियार मुहैया कराती थी। तो ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया होगा। इतना बड़ा सिरदर्द कि इसे खत्म करने के लिए उन्हें 1863 में पूरी एक मिलिट्री फोर्स लगाकर अम्बेला अभियान चलाना पड़ा था। हाँ, और उसके बाद 1865 में जो पटना में राजद्रोह के मुकदमे चले, उसमें अंग्रेजों की घबराहट साफ दिखती है। बिल्कुल दिखती है। उन्होंने अहमदुल्ला और अब्दुर रहीम जैसे नेताओं को सिर्फ जेल में नहीं डाला, बल्कि सीधा काला पानी यानी अंडमान भेज दिया। जी, पता है, हमारे पास इसे याद रखने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। अगर श्रोता ध्यान दे तो नाम है अहमदुल्ला और अब्दुर रहीम। हाँ, और दोनों को भेजा गया अंडमान। सब कुछ अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू हो रहा है। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है ना? A to A का ये कनेक्शन एग्जाम में ये तथ्य कभी भूलने नहीं देगा। और इस पूरी टाइमलाइन की शुरुआत याद रखने के लिए 1821 बरेलवी जी इन, मतलब 21 में इन, ये एक शानदार ट्रिक है। बिल्कुल,
ये मेमोरी ट्रिक्स जटिल तथ्यों को याद रखने का वैज्ञानिक तरीका है। और ये जो A to A वाला तथ्य है, ये भी दिखाता है कि अंग्रेज इन नेताओं के विचारों से कितना खौफ खाते थे। हाँ, उन्हें डर था कि अगर ये लोग मुख्य भूमि पर रहे तो इनकी आवाज जेल की दीवारों के पार भी पहुंच जाएगी। एकदम सही। लेकिन मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों को चुनौती सिर्फ इन राजनीतिक विचारकों से नहीं मिल रही थी। मिट्टी में काम करने वाले आम मजदूर भी उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। यहाँ आपका इशारा नौनिया विद्रोह की तरफ है। जी हाँ। नौनिया वो समुदाय था जिसका पुश्तैनी काम शोरा यानी सॉल्ट पीटर बनाना था। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण इसके मुख्य केंद्र थे। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो क्या हम शोरा की तुलना आज के कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइन से कर सकते हैं? ये एकदम सटीक उपमा है, क्योंकि उसी शोरा से बारूद बनता था और बिना बारूद के अंग्रेजों की वो आधुनिक बंदूकें तो बस लोहे का डंडा थी। बिल्कुल। जैसे आज अगर कोई देश कच्चे तेल की सप्लाई लाइन काट दे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना के टैंक और लड़ाकू विमान बस कबाड़ बन जाएंगे। हाँ, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। एकदम वही स्थिति उस समय शोरा की थी। जब ब्रिटिश बिचौलियों ने नोनिया समुदाय का शोषण करना शुरू किया, उन्हें उचित दाम नहीं दिए, तो उन्होंने गुप्त रूप से अपना शोरा दूसरे व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सेना की जो मेन सप्लाई चेन थी उस पर बहुत बड़ा हमला था। और इसे याद रखने का सूत्र भी उसी विद्रोही भावना से बना है। नोनिया बराबर नो नियम, मतलब अंग्रेजों के मनमाने नियम अब हम नहीं मानेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। और इसके बाद ही वो घटना आती है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 1856 का लोटा विद्रोह। हाँ, लोटा विद्रोह। मैं यहाँ थोड़ी उलझ रही हूँ। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों से पीतल का लोटा लेकर उन्हें बस मिट्टी का लोटा दे दिया गया। जी। ऊपरी तौर पर देखें तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव या शायद पैसे बचाने की कोशिश लगती है। इसके लिए कैदियों ने जेल में इतना बड़ा दंगा क्यों कर दिया? इसे समझने के लिए हमें सिर्फ उस बर्तन की कीमत नहीं देखनी है, हमें इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों को समझना होगा। मनोविज्ञान कैसे? देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रेस टेस्ट जैसा था। अच्छा। जब आप कोई पुल बनाते हैं तो उस पर वजन डालकर देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे आकर टूटता है। अंग्रेज दरअसल भारतीय समाज के स्वाभिमान का स्ट्रेस टेस्ट कर रहे थे। ओहो, मतलब वो देखना चाहते थे कि हम कितना सह सकते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जेल के अंदर एक कैदी के पास अपनी पहचान के नाम पर बचता ही क्या है? हाँ, ये बात तो है। वो पीतल का लोटा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वजूद का आखिरी प्रतीक था। हाँ। जब उसे भी छीनकर एक कमजोर मिट्टी का बर्तन दिया गया तो कैदियों को लगा कि ये उन्हें जानवर समझने और उनके बचे खुचे आत्मसम्मान को कुचलने की एक सोची समझी साजिश है। और कैदियों ने अपनी इस बगावत से साबित कर दिया कि उनका आत्मसम्मान मिट्टी का नहीं था बल्कि पीतल का बना था, जिसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एकदम सही बात। और हमारे पास इसकी भी एक बढ़िया ट्रिक है। 1856 मुजफ्फरपुर जेल, लोटे पे लठ बाजे। लोटे पे लठ बाजे, बहुत अच्छे। लेकिन देखिए, जेल की चारदीवारी के अंदर कैदियों ने अपने लोटे के लिए जो लड़ाई लड़ी वो तो बस एक छोटी सी झांकी थी। जी। जब यही संकट खुले जंगलों में पहुंचा, जहां आदिवासियों से उनकी पहचान यानी जल, जंगल और जमीन छीनी जा रही थी, तो इस गुस्से ने एक बेहद हिंसक रूप ले लिया। और यहीं से हमारे विस्तृत विश्लेषण का दूसरा बड़ा स्तंभ शुरू होता है, जनजातीय आक्रोश। आदिवासी समाज के लिए जंगल कोई रियल एस्टेट या संपत्ति नहीं है, वो उनका पूरा ब्रह्मांड है। बिल्कुल, उनका तो जीवन ही वहीं से चलता है। तो जब ब्रिटिश जमींदारों ने नए कानून बनाकर उन्हें अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना शुरू किया, तो वो केवल एक आर्थिक नुकसान नहीं था, वो उनके अस्तित्व पर सीधा वार था। और कोल विद्रोह इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है ना? जी। जब जमींदार हरनाथ शाही ने आदिवासियों की जमीन छीनकर बाहरी लोगों को दे दी, तो छोटा नागपुर के इलाके में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। बुद्धो भगत, सिंगराय और सुगी, इनके नेतृत्व में आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ सीधे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और श्रोताओं के लिए इसका सूत्र है BSS वर्सेस हरनाथ, यानी बुद्धो, सिंगराय और सुगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इतिहास के सबसे खौफनाक और बड़े जनजातीय विद्रोह की बात करें तो मुझे लगता है 1855 का संथाल विद्रोह हर पैमाने पर सबसे ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं। 1857 की क्रांति से ठीक 2 साल पहले की बात है। राजमहल की पहाड़ियों में, जिसे उस समय दामिने कोह कहा जाता था। हाँ, दामिने कोह। वहां जो हुआ उसने अंग्रेजी हुकूमत के पूरी तरह से होश उड़ा दिए थे। सिद्धू, काहू, चांद और भैरव,
इन 4 भाइयों ने 30 जून 1855 को इस विद्रोह का शंखनाद किया। इस विद्रोह की रणनीति मुझे हमेशा हैरान करती है। बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा कर दिया? यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। इसका जो मैकेनिज्म था वो समझना बहुत जरूरी है। ये कोई अचानक से भड़की हुई भीड़ नहीं थी। ये बाकायदा एक मास मोबिलाइजेशन था। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ? जी। भ्रष्ट महाजनों और पुलिस के गठजोड़ ने जब संथालों का जीना मुहाल कर दिया, तो इन भाइयों ने एक गांव से दूसरे गांव साल के पेड़ की टहनियां भेजकर संदेश पहुंचाया। ओहो, तो साल के पेड़ की टहनियां उनका गुप्त कोड थी। एकदम सही, ये उनका अपना वायरलेस नेटवर्क था। और देखते ही देखते लगभग 10,000 से ज्यादा संथाल अपने तीर कमान और कुल्हाड़ियों के साथ इकट्ठा हो गए। लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ आधुनिक बंदूकों और तोपों से लैस मेजर जनरल बरोस और कैप्टन थॉमसन की ब्रिटिश सेना, हाँ। और दूसरी तरफ सिर्फ तीर कमान लिए संथाल। ये तो पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई, या जिसे मैथमेटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वैसी लगती है। हथियारों के मामले में तो ये बिल्कुल एक तरफा थी, लेकिन हौसले के मामले में नहीं। वो कैसे? देखिए, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना, तो मौत का डर भी खत्म हो जाता है। गोलियों की भारी बौछार के बीच भी संथालों की लहर पीछे नहीं हटी। लगभग 15,000 संथालों ने इसमें अपनी शहादत दी। उनका ये खौफनाक रूप देखकर ब्रिटिश सत्ता का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ बंदूकों से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल, उन्हें एहसास हो गया कि बंदूकों से जमीन तो जीती जा सकती है, लेकिन इन आदिवासियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और इसी अदम्य साहस ने अंग्रेजों का पूरा सिस्टम पंगु कर दिया था। हमारी ट्रिक भी यही कहती है, एसकेसीबी ने अंग्रेजों का सिस्टम हैंग कर दिया। एसकेसीबी यानी सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। बहुत बढ़िया। और इसका नतीजा ये हुआ कि कैप्टन थॉमसन द्वारा इस विद्रोह को क्रूरता से दबाने के बावजूद अंग्रेजों को आखिरकार झुकना पड़ा। जी। उन्हें 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा, जिसने आदिवासियों की पारंपरिक मांझी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी। शहादत रंग लाई। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया उस महानायक ने, जिसे आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है, बिरसा मुंडा। हाँ, बिरसा मुंडा। 1899-1900 का उनका उल गुलान यानी महान हलचल, ये विद्रोह मुख्य रूप से मुंडा आदिवासियों की जो सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, जिसे खूंट कटी कहा जाता था, उसे खत्म करने के विरोध में था। खूंट कटी यानी जहां जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती थी, बल्कि पूरे समुदाय की होती थी, है ना? एकदम सही। जब अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को तोड़कर निजी मालिकाना हक और भारी टैक्स थोपना शुरू किया, तो बस 25 साल के एक नौजवान बिरसा मुंडा ने बगावत कर दी। और उन्होंने खुद को धरती अब्बा यानी सिंहभूंगा का अवतार घोषित कर दिया। जी। और यहाँ अगर हम इसके 5वें लेयर यानी गहरे अर्थ को समझें, तो यहाँ धर्म और आध्यात्म का इस्तेमाल एक बहुत ही सशक्त राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं। बिरसा मुंडा बहुत दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि बिखरे हुए समाज को केवल अर्थशास्त्र या जमीन के कानूनों के जरिए एकजुट नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने खुद को सिंहभूंगा यानी सूर्य देवता का अवतार बताया, तो वो लोगों के लिए एक ईश्वरीय आदेश बन गया कि हमें बाहरी लोगों को टैक्स नहीं देना है। ओहो, मतलब ये अंधी आस्था नहीं थी, बल्कि अपनी जनता को एक धागे में पिरोने की एक बहुत गहरी रणनीति थी। एकदम सही। लेकिन दुख की बात है कि 3 फरवरी 1900 को उनकी गिरफ्तारी हो गई। जी। और रांची जेल में रहस्यमयी तरीके से, जिसे आधिकारिक तौर पर हैजा या कॉलरा बताया गया, उनकी शहादत हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव इतना गहरा था कि 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट लाना ही पड़ा। बिल्कुल लाना पड़ा। और इसे याद रखने का सूत्र है 1900 में शहादत, 1908 में CNT एक्ट की ताकत। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जी। और साथ ही एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप भी डिकोड कर लेते हैं जो अक्सर छात्रों को फंसाता है। जी, ये बहुत जरूरी है। देखिए, तिलका मांझी विद्रोह का केंद्र भागलपुर था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। हाँ। और फिर आता है ताना भगत आंदोलन, जो 1913-14 में हुआ, जिसका केंद्र गुमला था। और यहीं पर वो एग्जाम ट्रैप है। छात्र अक्सर ताना भगत को किसी इंसान का नाम समझ लेते हैं और फिर जतरा भगत के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलती है। ताना भगत दरअसल आंदोलन का नाम है और उस आंदोलन के नेता का नाम जतरा भगत था। तो इसे हमेशा के लिए दिमाग में छापने की एक मजेदार ट्रिक है,
ताना मारा जतरा ने। हाँ, मतलब ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। बस बात खत्म। बहुत ही आसान कर दिया आपने इसे। अब देखिए, आदिवासियों के तीरों और नूनिया के बारूद ने जो जमीन तैयार कर दी थी, उस पर 1857 में वो महाविस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और यही हमारी चर्चा का दूसरा बड़ा स्तंभ है। मैं हमेशा सोचती थी कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था, वो चर्बी वाले कारतूसों वाला मामला। हाँ, आमतौर पर यही पढ़ाया जाता है। और अगर हम बिहार की बात करें तो शायद ये पटना या दानापुर से ही शुरू हुआ होगा। यहीं पर इतिहास का एक और बहुत बड़ा मिथ टूटता है। बिहार में इस क्रांति की असल शुरुआत ना तो पटना से हुई थी और ना ही दानापुर से। अच्छा, तो फिर कहाँ से हुई थी? हमारे विस्तृत स्रोतों के अनुसार यह आग 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से भड़की थी, जो आज के समय में झारखंड में है। ओहो। वहां 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने मेजर मैकडॉनल्ड के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। अरे वाह, और इसे याद रखने की ट्रिक भी हमारे पास मौजूद है। 32वीं ने रोहिणी में रोना निकाल दिया अंग्रेजों का। बिल्कुल सही। और जो मेरी ये शंका थी ना कि ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था, उसे 3 जुलाई 1857 को पटना की सड़कों पर पीर अली ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जी हाँ, पीर अली। जरा सोचिए, एक साधारण सा किताब बेचने वाला इंसान अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा लेता है। और यही घटना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि 1857 कोई सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि एक सच्चा जन विद्रोह या मास रिवोल्ट था। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जिसका पूरा जीवन किताबों के बीच गुजरा हो, जिसका काम ज्ञान बांटना हो, वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रिटिश शासन का अत्याचार समाज के हर एक वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या बुद्धिजीवी, सबको अंदर तक छलनी कर चुका था। और इसी आवाज को दबाने के लिए कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली और 17 अन्य लोगों को सरेआम फांसी दे दी थी। जी। इसकी ट्रिक है, पटना में पीर दबाया टेलर ने। लेकिन पीर अली की शहादत ने जिस दावानल को जन्म दिया, उसका नाम था वीर कुंवर सिंह। क्या बात है, वीर कुंवर सिंह। 80 साल का एक ऐसा युवा योद्धा जिसने जगदीशपुर से उठकर दानापुर रेजिमेंट का नेतृत्व किया, आरा के राजकोष पर कब्जा किया और कैप्टन डनवर को सीधे मौत के घाट उतार दिया। उनके साहस की एक घटना अक्सर बहुत भावुकता के साथ सुनाई जाती है। जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे तो उनके हाथ में गोली लग गई थी और तब उन्होंने अपना हाथ खुद ही काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। हाँ, ये किस्सा तो बहुत मशहूर है। लेकिन अगर हम इसके गहरे रणनीतिक अर्थ को देखें, जिसे हम 5th लेयर इनसाइट कहते हैं, तो ये सिर्फ एक भावुक कदम नहीं था। तो इसके पीछे क्या रणनीति थी? एक सेनापति के तौर पर वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया तो उनकी पूरी सेना नेतृत्व विहीन हो जाएगी। ओहो, मतलब अपनी जान बचाने से ज्यादा उन्हें अपनी सेना की फिक्र थी। एकदम। ये उस 80 वर्षीय योद्धा का अपनी सेना और अपने लक्ष्य को जिंदा रखने के लिए लिया गया एक बेहद कठोर और अकल्पनीय टैक्टिकल फैसला था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला समर्पण है ये। मरते मरते भी उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को बुरी तरह पराजित किया था। बिल्कुल। और इसीलिए 23 अप्रैल को उनके सम्मान में आज भी विजय दिवस मनाया जाता है। जी। लेकिन 1857 के इस जन विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता और बर्बरता से कुचल दिया। हाँ, और इसके बाद शायद भारतीयों को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तलवार के दम पर इस विशाल साम्राज्य से नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से हमारे तीसरे और अंतिम स्तंभ की शुरुआत होती है, राजनैतिक चेतना का उदय। अब लड़ाई का तरीका बदल गया। तलवार की जगह अब गुप्त बम धमाकों ने, अखबारों की स्याही ने और सबसे शक्तिशाली हथियार अहिंसक सत्याग्रह ने ले ली थी। और इस राजनैतिक चेतना की पहली बड़ी गूंज हमें 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में सुनाई दी थी। जी हाँ। जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जालिम जज किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम फेंका था। हालांकि निशाना थोड़ा चूक गया और कैनेडी की पत्नी व बेटी मारी गईं। दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी बन गए। जी। हमारी ट्रिक है, एम था किंग्सफोर्ड, हिट हुई कैनेडी। लेकिन इन हिंसक झटकों के साथ साथ बिहार में एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई भी तो लड़ी जा रही थी ना? बिल्कुल लड़ी जा रही थी। अपनी एक अलग भौगोलिक और राजनीतिक पहचान की लड़ाई। 1894 में महेश नारायण के बिहार टाइम्स अखबार से पृथक बिहार की मांग उठी थी, जिसे बाद में सच्चिदानंद सिन्हा ने एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का इसमें क्या विजन था? सिन्हा जी ये भली भांति समझ गए थे
कि जब तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के साए में दबा रहेगा तब तक यहाँ का स्थानीय विकास और राजनीतिक जागरण कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्हें अपनी एक अलग पहचान चाहिए थी। एकदम। और उनका ये अथक प्रयास 12 दिसंबर 1911 को जाकर सफल हुआ, जब दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार को अलग करने की आधिकारिक घोषणा की। और फिर 1 अप्रैल 1912 को आधुनिक बिहार की स्थापना हो गई। बिल्कुल। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है। 1911 घोषणा, 1912 स्थापना। और जैसे ही बिहार एक अलग राज्य बना, वो राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। जी। 1912 में बांकीपुर यानी पटना में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ और फिर 1916 में मजरुल हक के नेतृत्व में होम रूल लीग बनी। होम रूल हक से मांगो यानी मजरुल हक। बहुत ही शानदार ट्रिक है। और देखिए, इन सब घटनाओं ने उस बड़े मंच को तैयार कर दिया जहां भारत की आजादी का सबसे बड़ा प्रयोग होने वाला था। आप चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम भारत में गांधी जी का पहला टेस्ट मैच भी कह सकते हैं। हाँ, टेस्ट मैच। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके गणित और इसके पीछे छिपे दर्द को समझना होगा। वहां बगान मालिकों ने किसानों पर 3 कट्ठिया पद्धति थोप रखी थी। इसका सीधा सा गणित यह था कि हर 1 बीघे यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील यानी इंडिगो की खेती करनी ही होगी। अच्छा, तो 3/20 का गणित बराबर किसानों का शोषण। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि नील की खेती से इतनी बड़ी समस्या क्या थी? किसान इसे उगाने से इतना खौफ क्यों खाते थे? ये एक बहुत ही गंभीर बात है। ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक संकट था। इकोलॉजिकल कैसे? पहली बात तो ये कि नील की जड़ें जमीन के सारे पोषक तत्वों को पूरी तरह सोख लेती थी, जिससे वो उपजाऊ जमीन कुछ ही सालों में पूरी तरह से बंजर हो जाती थी। बाप रे। दूसरी बात, किसान अपनी ही जमीन पर अपने परिवार के लिए अनाज नहीं उगा पा रहे थे, जिससे पूरे इलाके में भुखमरी फैल रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे मान लीजिए कोई आपको आपके ही घर के एक कमरे में जबरदस्ती ऐसा रसायन बनाने को कहे जो धीरे धीरे आपके पूरे घर की नींव ही गला दे और ऊपर से आपको उसका मेहनताना भी ना दे। ओह, ये तो सच में बहुत खौफनाक था। और यहीं पर गांधी जी का वो मास्टर स्ट्रोक सामने आया जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। उन्होंने वहां जाकर कोई उग्र भाषण नहीं दिया या लोगों से तलवारें उठाने को नहीं कहा। एकदम नहीं। गांधी जी का काम करने का तरीका पूरी तरह से डेटा ड्रिवन था। डेटा ड्रिवन उस जमाने में? जी हाँ, उन्होंने वकीलों की एक पूरी टीम बनाई और गांव-गांव घूमकर लगभग 8000 से ज्यादा किसानों के विस्तृत बयान दर्ज किए। अरे वाह, सोचिए, ये उस जमाने का डेटा एनालिटिक्स ही तो था। उन्होंने अंग्रेजों को उनके ही बनाए कानूनों और पुख्ता सबूतों के जाल में ऐसा घेरा कि सरकार को मजबूर होकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनानी पड़ी। और इस तरह उस जुल्मी तिनकठिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ा। क्या बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे तीनों स्तंभ आपस में कैसे जुड़ जाते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं। जो लड़ाई आदिवासियों ने अपनी खूंट कटी जमीन के लिए जंगलों में शुरू की थी, जो विद्रोह नूनिया समुदाय ने अपने कच्चे माल यानी शोरा के लिए किया था, जी, बिल्कुल वही लड़ाई चंपारण के किसान अपनी जमीन और अपनी फसल यानी नील के लिए लड़ रहे थे। बस लड़ने का हथियार बदल गया था। एकदम सही विश्लेषण है आपका। अब हाथ में तीर या तलवार की जगह सत्य, अहिंसा और सबसे बड़ा हथियार डेटा का अस्त्र था। वहाबियों की जिद से लेकर 1857 के जन विद्रोह तक का जो खून खौलता गुस्सा था, वो अब एक अनुशासित राजनैतिक आंदोलन में तब्दील हो गया था। देखिए, इतिहास वास्तव में घटनाओं की एक श्रृंखला ही तो है, जहां हर एक कड़ी अपनी पिछली कड़ी से गहराई से जुड़ी होती है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे स्थानीय संसाधनों, चाहे वो नोनिया का शोरा हो, आदिवासियों की जमीन हो या चंपारण का नील हो, इन पर नियंत्रण की लड़ाई ने एक विशाल वैश्विक ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। हाँ, इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि बिहार की मिट्टी ने कभी भी अन्याय के सामने चुपचाप सिर नहीं झुकाया। हर दौर में उसने अपने तरीके से बगावत की है। एकदम सही। श्रोताओं को आज ये समझना होगा कि इतिहास रटने का विषय नहीं है, बल्कि इसे गहराई से महसूस करने की जरूरत है। और आज का हमारा ये जो मास्टर क्लास है, ये सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं है। हम इसकी परतों को खोलेंगे, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके इसके एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत उसी चिंगारी से करते हैं जो बिहार के चंपारण से उठी थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। दस्तावेजों में इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, LPMC।
LPMC यानी लखनऊ, फिर पटना, मुजफ्फरपुर और अंत में चंपारण। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, गांधी जी का ध्यान उस समय पूरे भारत की बड़ी राजनीतिक समस्याओं पर था, तो फिर राजकुमार शुक्ल नाम के एक साधारण किसान ने उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलने पर कैसे मजबूर कर दिया? देखिए, ये किसी स्टार्टअप के पहले बड़े पिवट जैसा है। गांधी जी समझ गए थे कि जब तक भारत का सबसे शोषित वर्ग यानी किसान इस लड़ाई से नहीं जुड़ेगा, तब तक कोई राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना से होते हुए जब चंपारण पहुंचे, तो उन्होंने उस शोषण के मुख्य कारण को देखा, जिसे तीन कठिया प्रणाली कहते थे। जी, तीन कठिया प्रणाली। अब इसे हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, जिसे हम लेयर 1 कह सकते हैं। ये एक ऐसा नियम था जहां किसानों को मजबूरी में नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब उनकी अपनी जमीन, लेकिन फसल अंग्रेजों की मर्जी की। बिल्कुल। अब अगर इसे थोड़ा और विस्तार से यानी लेयर 2 में समझें, तो इसका गणित ये था कि किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील उगाना होता था। ये 3/20 का अनुपात था। देखने में तो ये सिर्फ 15% हिस्सा लगता है, तो इससे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा था? यहीं पर लेयर 3 यानी असल दुनिया का उदाहरण आता है। आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो छुपी हुई शर्तें होती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही था। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी, वे जमीन की पूरी उर्वरता, उसका पूरा पानी सोख लेती थी। अरे बाप रे! मतलब किसान को मजबूर किया जा रहा था कि वो अपनी ही जमीन पर ऐसा जहर बोए जो धीरे धीरे उसकी बाकी खेती को भी बंजर बना दे। एकदम सही। अब एक एनालॉजी यानी लेयर 4 से इसे सोचिए। मान लीजिए आपने कोई घर किराए पर लिया है और मकान मालिक आपसे कहे कि आपको घर के एक कमरे की दीवारों को हर रोज हथौड़े से तोड़ना होगा। तो अंत में तो पूरा घर ही गिर जाएगा। बिल्कुल, ये उनके पेट पे सीधा वार था। ये लेयर 5 है। इसका सबसे गहरा मतलब, ये सिर्फ खेती का नुकसान नहीं था, ये किसानों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की साजिश थी, ताकि वे हमेशा कर्ज के जाल में फंसे रहें। ये तो बहुत ही भयानक था। लेकिन फिर गांधी जी के सत्याग्रह का असर ये हुआ कि अंग्रेजों को मजबूर होकर चंपारण अग्रेरियन समिति बनानी पड़ी, जिसके अध्यक्ष FG स्लाई थे। हाँ, और इसी समिति की सिफारिशों पर तिनकठिया प्रणाली समाप्त की गई और किसानों से जो अवैध वसूली की गई थी, उसका 25% हिस्सा उन्हें वापस किया गया। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। किसानों का तो पूरा 100% पैसा लूटा गया था ना, तो फिर सिर्फ 25% ही क्यों वापस लिया गया? ये तो एक तरह का समझौता लग रहा है। ये बहुत ही शानदार और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। यहीं पर गांधी जी की गहरी मनोवैज्ञानिक समझ दिखाई देती है। बात उस पैसे की रकम की थी ही नहीं। तो फिर असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने पहली बार ये माना था कि उन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। 25% वापस करना महज एक आर्थिक लेन देन नहीं था। अच्छा, तो ये एक प्रतीकात्मक जीत थी। ये ब्रिटिश हुकूमत के अजेय होने के अहंकार को तोड़ना था। जब एक सर्वशक्तिमान सत्ता, जो खुद को भगवान समझती हो, आपको 1 रुपया भी वापस करने पे मजबूर हो जाए, तो जनता के मन से उस सत्ता का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है! ये सच में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। चंपारण ने ये तो साबित कर दिया कि अंग्रेज भगवान नहीं है। बिल्कुल। और आजादी सिर्फ एक गांधी के भरोसे नहीं मिल सकती थी। एक जमीनी फौज की जरूरत थी, एक संस्थागत ढांचे की जरूरत थी। हाँ, क्योंकि जब आप कोई जंग जीतते हैं तो उसे संभालने के लिए एक नींव बनानी पड़ती है। और दस्तावेज बताते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ब्रिटिश व्यवस्था का बॉयकॉट किया गया, तो एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था। जाहिर है, अगर छात्र अंग्रेजी शिक्षा छोड़ रहे हैं, वकील अदालतें छोड़ रहे हैं, तो वे जाएंगे कहाँ? इसी विकल्प को तैयार करने के लिए 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसके कुलाधिपति मजहरुल हक साहब बने। और मजहरुल हक साहब का योगदान सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने दीघा पटना के पास सदाकत आश्रम का निर्माण किया। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए जमीन खैरू मियां नाम के एक व्यक्ति ने दी थी। यह आश्रम बहुत जल्द राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार में हेडक्वार्टर बन गया और इसी आश्रम से द मदरलैंड अखबार भी निकला। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहरों में तो ये आश्रम और विद्यापीठ बन रहे थे, लेकिन असली ताकत तो गांव में थी। किसानों को कैसे जोड़ा जा रहा था, इसका जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है, वो समझने लायक है। ये एस्केलेशन मैट्रिक्स कैसे काम करता था? इसे 3 चरणों में देखिए। पहला चरण था 1919 से 20 का लोकल स्पार्क यानी स्थानीय चिंगारी,
स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज और अंग्रेजों के खिलाफ जंगल के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। मतलब लकड़ी और फल जैसी बुनियादी चीजों के लिए। हाँ, ये बहुत ही स्थानीय मुद्दा था। फिर आया दूसरा चरण 1929 में, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह बने। तो जो मुद्दा एक जिले का था वो अब पूरे प्रांत का हो गया। बिल्कुल। और तीसरा चरण था नेशनल एक्सप्लोजन। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने और एनजी रंगा महासचिव। सोचिए, जो लड़ाई एक जंगल में लकड़ी बीनने के अधिकार से शुरू हुई थी, उसने अब पूरे देश के किसानों को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। इसे ही कहते हैं एक संस्थागत विकास, एक मजबूत नींव का निर्माण। श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि आजादी कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। और अब जब ये संगठन इतना विशाल हो गया था, तो जाहिर है कि इनके विरोध करने के तरीके भी बेहद रचनात्मक होने लगे थे। जब मैं आगे पढ़ रही थी तो अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह ने मुझे बहुत हैरान किया। नमक सत्याग्रह तो पूरे देश में एक लहर की तरह था। हाँ, लेकिन भारत के तटीय इलाकों में तो समंदर था, तो वहां नमक कानून तोड़ना समझ आता है। लेकिन बिहार में तो दूर दूर तक समंदर नहीं है, भूगोल ही साथ नहीं दे रहा था, तो वहां नमक कानून कैसे टूटा? यहीं पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब संसाधनों की कमी होती है तो जुनून उसकी जगह ले लेता है। अंग्रेजों को भी लगा होगा कि बिना समंदर के यहाँ सत्याग्रह फेल हो जाएगा। तो फिर बिहार के लोगों ने इसका क्या तोड़ निकाला? सारण, चंपारण और पटना के लोगों ने नूनिया मिट्टी का इस्तेमाल किया। पटना में नकाशपिंड नाम की जगह पर अंबिकाकांत सिंह के नेतृत्व में ये हुआ। ये नूनिया मिट्टी आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है ये? चलिए इसे डिकोड करते हैं। साधारण शब्दों में नूनिया एक प्रकार की नमकीन मिट्टी होती है जिसमें प्राकृतिक रूप से नमक के कण मौजूद होते हैं। तो क्या उन्होंने इस मिट्टी से नमक बनाया? जी हाँ, लोगों ने इस मिट्टी को पानी में घोला, उसे उबाला और जब पानी भाप बनकर उड़ गया तो जो थोड़ा बहुत नमक बचा उससे उन्होंने कानून तोड़ा। अरे वाह, मतलब नमक की क्वालिटी या स्वाद मायने नहीं रखता था यहाँ? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी। ये अंग्रेजों को ये बताने का तरीका था कि तुम हमारे भूगोल से हमारे हौसले को नहीं रोक सकते। समंदर नहीं तो नूनिया मिट्टी ही सही। और इसी तरह का एक बेहद अनोखा और शायद सबसे साहसी विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में देखा गया। छपरा जेल की नंगी हड़ताल, वो सच में अकल्पनीय था। हाँ, जब हम आजादी की बात करते हैं तो अक्सर रैलियों या प्रदर्शनों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन छपरा जेल की वो हड़ताल मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक अलग ही स्तर थी। हुआ ये था कि छपरा जेल के कैदियों ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें पहनने के लिए स्वदेशी वस्त्र दिए जाएं। और जाहिर है प्रशासन ने मना कर दिया होगा। मना ही नहीं किया बल्कि विदेशी कपड़े पहनने का दबाव डाला। तो उन कैदियों ने फैसला किया कि विदेशी कपड़े पहनने से बेहतर है कि वे बिना कपड़ों के नंगे रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड और मौसम की मार, फिर भी उन्होंने तब तक कोई कपड़ा नहीं पहना जब तक कि उन्हें खादी नहीं मिल गई। सोचिए, एक कैदी जिसके पास वैसे ही कोई अधिकार नहीं होते, वो भी अंग्रेजी साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा था। ये दर्शाता है कि आजादी की आग अब समाज के हर तबके में धधक रही थी। सही बात है। और सड़कों और जेलों में हो रहे इन जमीनी विरोधों का असर धीरे धीरे राजनीतिक वैचारिकता पर भी पड़ने लगा था। 1930 के दशक में आजादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। दस्तावेजों में समाजवाद की लहर का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। समाजवाद ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। हाँ, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने एक अनौपचारिक शुरुआत की थी और फिर 1934 में समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बने। बिल्कुल सही फैक्ट्स हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल उठ रहा था, आजादी की लड़ाई के बीच इस समाजवाद की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? इससे एक आम किसान या मजदूर के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला था? बहुत ही गहरा सवाल है, इसे ध्यान से समझते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि गोरे शासकों को हटाकर काले शासकों को कुर्सी पर बिठा दिया जाए। मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए था। हाँ, समाजवादियों का मानना था कि राजनीति आजादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आजादी ना मिले। अगर देश आजाद हो गया लेकिन किसान अभी भी जमींदारों के कब्जे में है, मजदूर कारखाने के मालिक का गुलाम है, तो उस गरीब के लिए आजादी का क्या मोल? तो समाजवाद ने इस लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ से बदलकर हर तरह के शोषण के खिलाफ बना दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था।
और इसी वैचारिक परिपक्वता का अगला पड़ाव थे 1937 के चुनाव। हाँ, चुनाव के नतीजों में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेच है। 1 अप्रैल 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। जी हाँ, उस वक्त राज्यों के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहते थे। लेकिन अजीब बात यह है कि कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह बाद में आए। जबकि कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, तो फिर मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री कैसे बन गए? इसके पीछे एक बड़ा संवैधानिक कारण था। चुनाव तो हो गए थे और कांग्रेस बहुमत में भी थी, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजों के गवर्नर की जो विशेष शक्तियां थीं, उनके विरोध में सरकार बनाने से साफ मना कर दिया था। अच्छा, तो एक तरह का संवैधानिक डेडलॉक बन गया था। बिल्कुल। और उस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली। लेकिन बाद में जब कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच समझौता हो गया, तब मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन उस वक्त सिर्फ अंग्रेज ही दुश्मन नहीं थे। देश के भीतर एक और बहुत बड़ा खतरा पनप रहा था, सांप्रदायिकता का जहर। मुस्लिम लीग बहुत तेजी से धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति कर रही थी। तो इस खतरे से निपटने के लिए बिहार में क्या किया गया? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो यहीं पर बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही शानदार और अक्सर नजरअंदाज किया गया अध्याय सामने आता है। एक आइडियोलॉजिकल शील्ड यानी वैचारिक ढाल का निर्माण। ये वैचारिक ढाल किसने बनाई? 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने। उन्होंने मोमिन जमायत की स्थापना की। ये मोमिन जमायत किस तरह काम करती थी? इसने जिन्ना की बंटवारे वाली राजनीति को कैसे चुनौती दी? देखिए, अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने ये गहराई से समझा कि मुस्लिम लीग मुख्य रूप से समाज के उच्च और एलीट वर्ग के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतलब आम गरीब मुसलमान उनके एजेंडे में नहीं था। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने बुनकरों और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को मोमिन जमायत के झंडे तले एकजुट किया। उनका स्पष्ट तर्क था कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा आम इंसान के हित में बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत ही तार्किक बात थी। उन्होंने जमीन पर जाकर लोगों को समझाया कि हमारा असली संघर्ष गरीबी और ब्रिटिश हुकूमत से है, न कि अपने ही पड़ोसियों से। इस तरह उन्होंने बिहार में सांप्रदायिकता की लहर के सामने एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी। ये सच में एक बहुत बड़ा काम था। एक तरफ अंग्रेजों से लड़ना और दूसरी तरफ समाज को बंटने से बचाना। और इसी श्रृंखला में 28 नवंबर 1940 को जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो पहले सत्याग्रही बने श्री कृष्ण सिंह और दूसरे बने अनुग्रह नारायण सिंह। ये सब तो बस एक बहुत बड़े तूफान की आहट थी। और वो तूफान फटा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। ये करो या मरो की स्थिति थी। 8 अगस्त 1942 को ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ और अंग्रेजों ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों रात 9 अगस्त को उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। पूरा प्रदेश मानो भड़क उठा था। और इस आग का सबसे दुखद लेकिन प्रेरणादायक रूप दिखा 11 अगस्त को पटना सचिवालय के सामने, जहां 7 युवा छात्रों ने अपनी छाती पर गोलियां खाईं। जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। सोचिए, वे 7 छात्र जिनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ अपने देश का झंडा था। और वे एक के बाद एक आगे आते गए, गोलियां खाते गए, लेकिन उन्होंने उस झंडे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। इस बलिदान ने बिहार में क्रांति की आग को इस कदर भड़का दिया कि अंग्रेजों का प्रशासन लगभग पंगु हो गया था। और जब मुख्य नेता जेल में डाल दिए गए, तब आजादी की ये लड़ाई अंडरग्राउंड हो गई। यहीं से शुरू होता है छापामार युद्ध। और यहाँ कहानी बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो जाती है। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की ऊंची दीवारें फांदकर फरार हो जाते हैं। और वो दीपावली की रात थी। हाँ, दस्तावेजों में इसका खास जिक्र है। दीपावली की रात ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत ही सटीक रणनीति थी। दीपावली के जश्न और पटाखों के शोर में जेल के पहरेदारों का ध्यान भटकाना सबसे आसान था। भागने के बाद जेपी सीधे नेपाल के जंगलों में पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। ये कोई आम संगठन नहीं था, ये एक पूरी छापामार फौज थी, है ना? बिल्कुल। इस आजाद दस्ते का मुख्य काम था अंग्रेजों के नर्वस सिस्टम को काटना, मतलब उनका संचार तंत्र ध्वस्त करना। हाँ, रेलवे लाइनों को उखाड़ना, टेलीफोन की तारें काटना, ब्रिटिश दफ्तरों को नष्ट करना। राम मनोहर लोहिया इस आजाद दस्ते का संचार विभाग संभालते थे ताकि गुप्त संदेश सुरक्षित तरीके से पहुंचाए जा सकें। और सरदार नित्यानंद सिंह इन युवाओं को हथियार चलाने और धमाके करने की आक्रामक ट्रेनिंग देते थे।
कमाल है। और सिर्फ नेपाल में नहीं, बिहार के अंदर भी लोग अब अंग्रेजों को शासक मानने से इनकार कर चुके थे। भागलपुर और मुंगेर जैसे इलाकों में सियाराम दल का उदय हुआ, जिसके नेता सियाराम सिंह थे। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने वहां अपनी एक समानांतर सरकारी बना ली थी। लेकिन ये पैरेलल गवर्नमेंट असल में काम कैसे करती थी? समानांतर सरकार का सीधा सा मतलब ये है कि उन इलाकों में अंग्रेजों का कानून, उनकी पुलिस, उनके कोर्ट सब खत्म हो गए थे। तो व्यवस्था कैसे चलती थी? सियाराम दल ने अपनी पंचायतें बनाई जो लोगों के आपसी विवाद सुलझाती थीं। उन्होंने अंग्रेजों को लगान देना पूरी तरह बंद करवा दिया। अगर कोई चोरी या अपराध होता तो उसकी सजा अंग्रेज जज नहीं बल्कि जनता की अदालत तय करती थी। मतलब ब्रिटिश प्रशासन वहां केवल कागजों पर रह गया था, जमीन पर तो जनता का ही राज था। बिल्कुल। और इस पूरी महाक्रांति में हमें उन योद्धा महिलाओं को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर इतिहास में महिलाओं की भूमिका को वो स्थान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं, लेकिन 42 के आंदोलन में उनका योगदान अभूतपूर्व था। जिरियावती देवी का नाम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिरियावती देवी का साहस सच में अचंभित करने वाला है। उन्होंने जो किया वो कल्पना से परे है। उन्होंने अकेले दम पर 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर 1943 में आशा सहाय का नाम आता है, जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। हाँ, और जब वे जापान से लौटी तो उन्होंने भारत में महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। वे केवल आंदोलनकारी नहीं थी, वे पूरी तरह से सेनापति थी। और श्रोताओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि 1942 का ये जो महाविस्फोट था, ये अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों का संघर्ष और कुर्बानियां थी। ये तो उस पेड़ का फल था जिसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। तो चलिए इस मास्टर क्लास को समेटने से पहले एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स पक्के हो जाएं। बिल्कुल, एक क्विक रिकैप बहुत जरूरी है। तो 1632 में डचों ने पटना कॉलेज की वर्तमान इमारत में अपनी फैक्ट्री लगाई और 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। ये सब विदेशी सत्ता की जड़ें जमाने के प्रयास थे। लेकिन बिहार ने कभी इसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया। विरोध की ये जड़ें 1855-56 के संथाल विद्रोह तक जाती हैं, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। और 1857 की महाक्रांति, जिसकी शुरुआत बिहार के रोहिणी से हुई थी। और हम बिरसा मुंडा के उस उलगुलान विद्रोह को कैसे भूल सकते हैं जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। और यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर जेल का वो लोटा विद्रोह भी इसी संघर्ष का हिस्सा था। हाँ, जहाँ कैदियों ने पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाने पर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। ये सारी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि 42 की लड़ाई के पीछे बगावत की एक बहुत लंबी और मजबूत विरासत खड़ी थी। तो आखिर इस पूरे गहन अध्ययन, इस पूरी चर्चा का मतलब क्या है? आज के हमारे इस सफर से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। बिहार का ये संघर्ष केवल बड़े मंचों पर भाषण देने वाले नेताओं का नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह संघर्ष था बतक मियां जैसे रसोइयों का, विद्यापीठ बनाने वाले शिक्षाविदों का, नून या मिट्टी उबालने वाले आम लोगों का, कड़कड़ाती ठंड में नंगे रहने वाले कैदियों का, समाज को बंटने से बचाने वाले अब्दुल कयूम अंसारी जैसे विचारकों का, और सीने पर गोली खाने वाले उन 7 युवा छात्रों का। इस पूरी कहानी का बस एक ही सार है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।